कमरे के माहौल में हल्का अंधेरा था। ऐसी की ठंडी हवा ने नाइट बल्ब की धीमी रोशनी के साथ मिलकर एक शांत और एक रहस्यमय वातावरण बना रखा था। उस ठंडे हल्के अंधेरे कमरे में सिगरेट की खास गंध फैली हुई थी। बेड के पास रखी उस बड़ी आरामदायक कुर्सी पर बैठा वो भूरी आंखों वाला व्यक्ति सिगरेट लिए हुए था। वो सिगरेट की राख को धीरे धीरे मेज पर रखी राखीदानी में झाड़ रहा था। पिछले आधे घंटे में ये उसका तीसरा सिगरेट था। लगातार सिगरेट पीना बता रहा था कि वो मानसिक रूप से कितना परेशान था। गहरी सांस लेकर उसने दाहिना हाथ फिर से अपने होठों तक ले जाकर उसकी भूरी आंखों में एक बार फिर बेचैनी उभरी। सामने लगे बड़े से शीशे में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। काले रंग का शलवार कमीज और महंगे काले जूते जो पैर पर पैर रखकर आत्मविश्वास से बैठने की वजह से शीशे में साफ नजर आ रहे थे। माथे पर गिरते भूरे बाल और चेहरे पर फैली गहरी सोच शीशे में दिख रहे उसके प्रतिबिंब से पता चलता था कि उसकी उम्र करीब 28 साल होगी। कमरे की सजावट और उसमें मौजूद सामान अपनी कीमती होने की गवाही दे रहे थे। निश्चित रूप से वो रुतबे में किसी से कम नहीं था। वो सुहेल खान था, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कमरे की खामोशी को एक हल्की सी खटखट ने तोड़ा। ये दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी। दरवाज़ा खुलते ही रोशनी की एक पतली सी रेखा उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुई। सामने बैठे सुहेल खान के चेहरे पर भाव फैल गया। उसके माथे पर सिलबटें पड़ी और उसने हाथ में पकड़ी सिगरेट को पूरी ताकत से रागदानी में मसल दिया। दरवाज़ा अभी भी खुला था। रोशनी की वो रेखा कमरे में घुसकर उसे रोशन कर रही थी। सुहेल खान ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की ओर देखा। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। दरवाजे पर वही खड़ी थी। उसके कमरे में घुसते ही रसोई से आने वाली मसालों की खास गंध भी साथ आई थी। सुहेल खान ने नाक सिकोड़कर नाराजगी जाहिर की और एक झटके से कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। दरवाजे के ठीक सामने खड़ी उस 18 साल सी नाजुक सी लड़की ने डरकर 2 कदम पीछे हटाए। लेकिन अब वो उसकी जिंदगी, यहाँ तक कि उसके कमरे में भी अपनी मर्जी से जाने का अधिकार नहीं रखती थी। सुहेल खान ने एक ठंडी नज़र उस लड़की पर डाली। उसके लंबे बालों की चोटी से कुछ लटें निकलकर चेहरे के आसपास बिखरी हुई थी। माथे पर पसीना था और उसके शरीर में हल्की सी कांप थी। यही वजह थी कि उसके गोरे गालों पर ललीमा छाई हुई थी। वो बार बार अपनी उंगलियां चटका रही थी और सुहेल खान के होठों पर एक व्यक्तिगत मुस्कान फैल गई। वाह, सुहेल खान के कमरे में देखो तो कौन आया है। मैं, जिसके स्वाद पसंद और रुतबे की पूरी दुनिया गवाह है। मैं, जो किसी सस्ती और घटिया चीज को चुनता तक नहीं। मेरी जिंदगी में ऐसी बेकार चीज घुसा दी गई है जिसके पूरे वजूद पर सिर्फ एक ही टैग लगा है, बेकार और बेकार। सुहेल खान की कड़वी आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। दरवाजे पर खड़ी वानिया की आंखों में तेजी से आंसू जमा हो गए। उसने सर उठाकर सामने खड़े उस शख्स को देखा था। हमेशा की तरह आज भी उसके चेहरे पर सिर्फ नफरत ही नफरत थी, लेकिन आज उस नफरत में कुछ खास था। और क्यों ना हो, आज पहली बार वो उसके कमरे में दाखिल हुई थी। आज उनका रिश्ता बदल गया था। वानिया ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। सुहेल खान ने अचानक आगे बढ़कर उसे दोनों कांधों से पकड़ लिया। तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने ऑफिस में नौकरानी या सफाई वाली तक नहीं रखता, लेकिन तुम्हें मेरी बीवी बना दिया गया है। मेरी, सुहेल खान की बीवी। मेरा तो खुद पर हंसने का मन करता है। कड़वे लहजे में बोलते बोलते वो अचानक भयंकर भरे अंदाज में हंस पड़ा। वानिया ने हैरानी से आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखों में आंसुओं के साथ ठुकराए जाने का दर्द था। ऐसे क्या देख रही हो? लगता है तुम्हें अपने हुस्न पर बड़ा घमंड है। सहेलियों ने सिखाया होगा ना कि अपने हुस्न से अपने शोहर को घायल कर लेना, और अब मुझे काबू करना चाहती हो, है ना? वो 2 कदम उसके और करीब आया। उसके शरीर से उठती परफ्यूम की खुशबू वानिया को महसूस हुई तो उसने अनजाने में अपनी सांस रोक ली। खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो पलटने लगी। वो उस शख्स के ताने नहीं सह सकती थी। अब चाहे जो हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, भले चाचा और चाची मुझे मार ही क्यों न डालें। दिल में फैसला करते हुए वो दरवाजे की ओर पलटी, लेकिन सुहेल खान की मजबूत पकड़ ने उसे फिर से अपनी ओर घुमा लिया। इस बार उसने अपने और वानिया के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म कर दी थी। वानिया को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। इतनी जल्दी घबरा गई? क्या सोचा था तुमने? 2-4 अदाएं दिखाकर सुहेल खान को अपनी मुट्ठी में कर लोगी। शहर आना चाहती थी तो वैसे ही मुझे बता देती। इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? तुमने मेरे ही माता पिता को मेरे खिलाफ कर दिया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जो रुतबा तुम्हें चाहिए था, उसके पीछे कितना दर्द छिपा है
ये तुम्हें आज पता चलेगा। सुहेल खान के लहजे में खतरनाक ठंडक थी। वानिया सर से पाँव तक कांपने लगी। ये सब मैंने नहीं किया, उसने भीगी हुई आवाज में कहा। सुहेल खान की आंखों में नफरत भरा भाव उभरा। झूठ बंद करो, मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने ही किया है और अब इसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी होगी। उसकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। वानिया का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसे अपनी गर्दन पर सुहेल के हाथ का दबाव महसूस हुआ। वो उनके बीच की दूरी और कम करता गया और अचानक वानिया दोनों हाथों से चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चोटी को मुट्ठी में जकड़ते सुहेल खान के हाथ एक पल के लिए रुक गए। ऊपर वाले के लिए मेरा यकीन करे, ये सब मैंने नहीं किया। उसकी भीगी आवाज पर सुहेल खान ने गहरी सांस लेकर जैसे खुद पर काबू पाया। एक झटके से उसके बाल छोड़ते हुए उसने वानिया को धक्का देकर पीछे किया। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा लाल पड़ रहा था और सांसें उखड़ी हुई थी। सुहेल खान ने मुठ्ठियां भींचकर अपने अंदर उमड़ते भावनाओं के तूफान पर काबू पाया। उम्र में उससे आधी लड़की ने उसे जिस तरह उसके माता पिता के सामने बेइज्जत किया था, वो बात वो कभी नहीं भूल सकता था। जेब में लगातार बजते मोबाइल की आवाज पर झुंझलाकर सुहेल ने फोन निकाला। स्क्रीन पर चमकते कैफ के नंबर को देखकर उसने गहरी सांस ली और खुद को संयमित किया। अपने उस पुराने दोस्त से वो कुछ ना छिपाता था, न उसे कुछ बताने की जरूरत पड़ती थी। कैफ उसकी आवाज से ही सब कुछ समझ जाता था, लेकिन सुहेल को नहीं पता था कि उस वक्त कैफ किस हालात से गुजर रहा था। आखिरकार आज रात उसके वलीमे की दावत थी। फोन कान से लगाते ही सुहेल ने गंभीर आवाज में हेलो कहा। दूसरी ओर मौजूद कैफ ने उत्साह भरी आवाज में नाराजगी जाहिर की। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। पहले तूने चुपके से शादी कर ली, मुझे अपनी शादी में बुलाया तक नहीं, और अब मेरे वलीमे में सुबह से बहाने बना रहा है कि नहीं आऊंगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। भाभी को लेकर शाम 8 बजे तक हॉल में पहुंच जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्यार भरे अंदाज में धमकी देते हुए कैफ ने फोन काट दिया। सुहेल ने एक सुलगती नजर दरवाजे पर खड़ी वानिया पर डाली, जो अपने आंसू पोंछते हुए परेशान हो रही थी। भाभी शब्द कैफ के मुंह से सुनकर उसके मन में फिर से नफरत का उबाल उठा। उसने सर से पांव तक वानिया का जायजा लिया। साधारण सा सूट जिस पर जगह जगह तेल के छींटे पड़ी थी, मसाले की गंध उसके पूरे शरीर में समाई हुई थी। वो खूबसूरत थी, हरी आंखें, घने बाल, सुर्ख होठ और सुंदर नाक। लेकिन उस वक्त जिस हाल में वो खड़ी थी, वो कहीं से भी सुहेल खान की बीवी नहीं लग रही थी। अपने अंदर उठती नाराजगी को मुश्किल से दबाते हुए सुहेल ने खुद पर काबू पाया। अपना हुलिया देखा है तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किसी खनाब दोषों की महफिलों से उठकर आई हो। कम से कम 2-4 ढंग के कपड़े तो खरीद लेती, बाकी सारी योजना तो तुम्हारे पास वक्ती थी। वो झुंझलाकर बोला। वानिया ने हैरानी से सर उठाकर सामने खड़े उस शख्स को देखा, जो कुछ देर पहले तक उसके वजूद से ही इनकार कर रहा था और अब अचानक उसे उसके हुलिये की चिंता होने लगी थी। वानिया ने लाचारी से सर झुका लिया। सुहेल खान ने पलटकर अलमारी का दरवाज़ा खोला और अंदर लटकी अपनी शर्टों में से एक शर्ट और पतलून निकालकर बेड पर फेंक दी। वॉशरूम जाओ, नहाकर ये कपड़े बदलो। मसालों का डिब्बा बनकर तो मेरे साथ कहीं नहीं जा सकती। उसने एक और आदेश दिया। वानिया का शरीर ठंडा पड़ने लगा, लेकिन वो जानती थी कि उस पहाड़ जैसे शख्स के आदेश का विरोध करने का मतलब क्या था। चुपचाप वो कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। दाएं बाएं टहलते हुए सुहेल खान ने मुश्किल से खुद पर काबू पाया था। 10 मिनट बाद जब वो वॉशरूम से निकली तो झुंझलाते हुए सुहेल ने उसकी ओर देखा, लेकिन अगले ही पल वो ठगा सा रह गया। वो नहा कर आई थी, उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो अपने घने लंबे बालों से परेशान थी। उसके नाजुक शरीर पर सफ़ेद शर्ट खूब जच रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन शायद वो ऐसे कपड़ों की आदी नहीं थी, इसलिए बार बार शर्ट की बाहों को खींचकर खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। सुहेल खान की आंखों में पसंद का भाव उभरा, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें चुरा ली। ये हेयर ड्रायर है, इसे अपने बाल सुखा लो और नीचे गाड़ी में आ जाओ। 5 मिनट से ज़्यादा समय मत लगाना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे इंतज़ार करने की आदत नहीं है। गंभीरता से कहते हुए उसने हेयर ड्रायर ड्रेसिंग टेबल पर रखा और दरवाजे से निकल गया। वानिया ने लाचारी से शीशे में अपने प्रीति बिंब को देखा। न जाने और कितने इम्तिहान उसे देने थे। घबराए हुए अंदाज में हेयर ड्रायर से बाल सुखाते हुए वो अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोक रही थी। गाड़ी में बैठे सुहेल खान की नजरें दरवाजे पर टिकी थी। ठीक 5 मिनट बाद वो गाड़ी की ओर आती दिखी तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो चुपचाप आकर पीछे की सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठने लगी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे बैठो, उसने कठोर आवाज़ में कहा।
वानिया ने एक नज़र उसकी ओर देखा, फिर चुपचाप उसके बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसके बैठते ही बिना एक शब्द बोले सुहेल ने गाड़ी चला दी। कुछ ही देर बाद वो शहर के एक मशहूर बुटीक में थे। यहाँ से अपने लिए कपड़े और कुछ चीज़ें खरीद लो। रात को मेरे दोस्त का वलीमा है और इस देहाती लुक में वहाँ मत जाना, उसने फिर से कटार भरे अंदाज में कहा, जिससे वानिया की आत्मा तक छलनी हो गई। चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतर आई। बुटीक की चमचमाती रोशनी उसकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। वानिया की हथेलियों पर पसीना छा गया। एक से बढ़कर एक कपड़े थे और हर कपड़े के साथ लटके प्राइस टैग को देखकर उसका गला सूखने लगता था। इतने महंगे कपड़े उसने सपने में भी नहीं पहने थे। सारी जिंदगी तो वो चाची की उतरन पहनती आई थी और अब वो नए कपड़े पहने, वो भी इतने महंगे। लाल रंग के खूबसूरत लिबास के सामने खड़ी वो खामोश हो गई। लिबास बहुत सुंदर था। उसे याद आया कि कभी लाल रंग उसका पसंदीदा हुआ करता था, लेकिन एक बार दोस्त से मांगा हुआ लाल लिबास पहनने पर चाची ने उसे इतना मारा था कि ये रंग उसकी पसंद से निकल गया। क्या बात है, कुछ पसंद नहीं आ रहा? सुहेल खान की आवाज़ पर वो चौंक पड़ी। चाची का ख्याल मन से गायब हुआ। सुहेल ने गौर से उसका बदहवास चेहरा देखा। उसके दिल में छाई नफरत कुछ कम हुई थी। जाओ, इसे पहन कर आ जाओ, अगर तुम्हारे नाप का है तो ले लेते हैं। उसने वो लाल ड्रेस उठाकर वानिया के हाथ में थमा दी। वानिया ने मुश्किल में ना में सर हिलाया। नहीं, ये बहुत महंगा है। मुझे कहीं और मुझे कहीं और ले चलें, बाजार ले जाएं, मैं वहाँ से सस्ते कपड़े ले लूँगी। उसकी बात पर सुहेल खान का मन हुआ कि अपना सिर दीवार में दे मारे। पैसे तुम्हें देने हैं जो तुम्हें इतनी चिंता हो रही है। ये महंगा है या सस्ता, मैंने जैसा कहा वैसा करो, सख्त लहजे में कहते हुए उसने ड्रेस वानिया के हाथ में थमा दी। वानिया की आंखों में नमी छा गई। ये शख्स बार बार उसकी बेइज्जती करके कितना खुश होता था। ड्रेस लेकर वो चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर बाद वो ड्रेस बदलकर बाहर निकली। सुहेल खान, जो अपने मोबाइल में व्यस्त था, उसने सरसरी नज़र उसकी ओर उठाई और फिर जैसे नज़र हटाना ही भूल गया। वो कपड़ों में कहर ढा रही थी, तो इस लाल खूबसूरत ड्रेस में वो किसी हूर की परी लग रही थी। सुहेल ने मुश्किल से अपनी नजरें हटाई। क्या हो गया है मुझे? एक समझदार आदमी होते हुए भी एक लड़की की खूबसूरती पर मर रहा हूँ, ये जानते हुए कि उसने मेरे साथ क्या किया। सर झटकते हुए उसने कुछ और ड्रेसेस निकालकर सेल गर्ल्स के हाथ में रख दी। बड़े बड़े शॉपिंग बैग लिए जब वो बुटीक से बाहर निकले तो वानिया का मन बार बार अतीत की ओर भटकता रहा था। वो क्या थी और क्या बन गई थी, लेकिन वो जानती थी कि खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। उसने एक नज़र उठाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते सुहेल खान को देखा। वो जानती थी कि ये शख्स उससे नफरत करता है और नफरत करने की उसकी वजह भी थी। गहरी सांस लेकर वानिया गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगी, जबकि उसका मन पीछे की ओर। उसे याद था वो 12 साल की थी जब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता का जाना शायद वो सह लेती, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा, ये इतना बड़ा सवाल था कि वो रोना भूलकर चुपचाप सबके चेहरे को देख रही थी। तभी उसके पिता से मिलता जुलता चेहरे वाला एक शख्स आया और उसने उसके सर पर हाथ रखा। वो शहनवाज चाचा थे। वानिया ने सुना था कि उनके पैतृक गांव में उनकी बड़ी हवेली है जहां वो राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं। वानिया उनकी ओर देखती रही। अपना सामान ले आओ, हमें वापस जाना है। तुम हमारे साथ चलोगी, अब इस छोटे से मकान में तुम अकेली नहीं रह सकती। उनके लहजे में बेरुखी थी। वानिया ने सर झुका लिया और ये भी ना कह सकी कि अभी उसके माता पिता का इंतकाल हुआ था। अचानक हादसे ने उनकी जान ले ली और वो दुनिया वालों के लिए जैसे भूल चुके थे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और 2 जोड़े कपड़े बैग में रखकर बाहर आ गई। चाचा और उनकी पत्नी उस छोटे से मकान को बेरुखी से देख रहे थे। मेरे जूते साफ कर दो, इनमें मिट्टी लगी है, कीचड़ की वजह से खराब हो गए, इतने महंगे थे। चाची की नखरे भरी आवाज़ पर वानिया ने हैरानी से उन्हें देखा। वो अपने पैरों में पहने काले हील वाले जूतों की ओर इशारा कर रही थी। वानिया की आंखों में आंसू आ गए। उसका भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा उसे हो गया था, लेकिन किस्मत इतनी बुरी थी कि कोई रिश्तेदार उसे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था। सिर्फ चाचा ही थे जिन्होंने पहले तो अपने गरीब भाई की कभी मदद नहीं की थी और उनकी ज़मीन का आधा हिस्सा हड़प लिया था। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए या ऊपर वाले के डर से वो वानिया को अपने साथ ले जाने को तैयार थे। वानिया ने कांपते हुए हाथों से चाची के जूते साफ किए तो वो बेरुखी से बाहर निकल गई। चाचा उनके पीछे पीछे गाड़ी में बैठ गए। शानदार बड़ी सी गाड़ी थी। 2 नौकर थे जिनके हाथों में बड़ी बंदूकें थीं। वानिया को अंदाजा हुआ कि चाचा बहुत बड़े व्यक्ति हैं। चुपचाप वो गाड़ी में उनके पीछे बैठ गई। उनके बैठते ही चाची ने अपनी नाक पर रुमाल रखा और बोली,
हे ऊपर वाले, तुम लोग कोई इत्र वगैरह इस्तेमाल नहीं करते क्या? वानिया को भयंकर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सर झुकाकर अपने शरीर का जायजा लिया। कल के पहने हुए कपड़े, पैरों में पुरानी चप्पल और सर पर ओढ़ी बड़ी सी काली चादर। वो 12 साल की उम्र में ही बड़ी हो गई थी। चाची की उसके शरीर से नफरत बिल्कुल बेवजह थी। उसे तब समझ आया जब उसने हवेली में कदम रखा। कई लोग उसे देखने लगे। ये लड़की कितनी सुंदर है, एक नौकर की फुसफुसाहट उसे सुनाई दी। वानिया ने सर झुका लिया। वो सुंदर थी, ये वो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वो गरीब थी और ये बात वो चाची सबको बता रही थी। वो उसे एहसान करके हवेली ले आई थी, लेकिन वानिया का वजूद उन्हें कांटे की तरह चुभता था। हवेली में कई नौकरों के होने के बावजूद चाची सुबह से रात तक वानिया से काम करवाती थी। उनकी टांगें दबाना उनका पसंदीदा काम था। दिन भर थकी हुई वानिया घंटों उनकी टांगें दबाती रहती, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिलता था। हवेली में एक और शख्स था जिसका जिक्र हर नौकर की जुबां पर होता था। सब उससे डरते थे। सुहेल खान, जो उम्र में वानिया से 10 साल बड़ा था। उसके हवेली में घुसते ही वानिया कोशिश करती कि वो ऐसी जगह छिप जाए जहाँ से कभी बाहर न निकलना पड़े। वो जितनी देर रहता सबको परेशान करता रहता। वानिया तो वैसे भी घर का सबसे बेकार इंसान थी। शुक्र की बात यह थी कि वो हवेली में कम ही आता था। वो अपने शहर वाले घर में रहता था जहाँ वो अपना कारोबार सेट कर रहा था। चाचा की बातों से ही वानिया को पता चला था कि वो सुहेल की हरकतों से बहुत नाराज रहते थे। वो हरकतें क्या थी, ये उस दिन वानिया को पता चला। वो 16 साल की थी जब वो अपने स्टोर जैसे कमरे में किताबें लिए बैठी थी। उसका सुबह आखिरी पेपर था और आंखें बंद करके वो पाठ याद करने की कोशिश में परेशान हो रही थी। दिन भर काम के बाद उसे अभी पढ़ने का मौका मिला था। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। कौन है? वो घबराकर खड़ी हो गई। चाची अब कोई काम ना कह दे, उसने मन ही मन प्रार्थना की। दरवाज़ा हल्का सा खुला और अंदर घुसे शख्स को देखकर वानिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो सुहेल खान था, काली टी शर्ट और जीन्स में। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में हल्की ललीमा। आप यहाँ क्यों आए हैं रात के इस वक्त? वानिया बुरी तरह काँप रही थी। सुहेल ने एक नज़र उस पर डाली। उसके लंबे घने बाल कांधों पर बिखरे हुए थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो खूबसूरती का नमूना थी। उसकी बड़ी आंखों में हैरानी और डर एक साथ नाच रहे थे। सुहेल को गुस्सा आया। बाहर आओ, मेरे कुछ मेहमान आए हैं, इस वक्त मेरे कमरे में हैं। मैंने किचन में खाने पीने का सामान रखा है, उसे प्लेटों में निकालकर कमरे में ले आओ। आदेश से भरे अंदाज में कहते हुए उसने गहरी नज़र उस पर डाली। वानिया के होश उड़ गए। रात के इस समय वो उसे कमरे में जाने की सोच भी नहीं सकती थी। वो कितना जिद्दी और बदतमीज इंसान था ये वो अच्छी तरह जानती थी। हवेली का हर शख्स उससे डरता था, यहाँ तक कि चाची भी उसका नाम सुनते ही घबरा जाती थी। शुक्र था कि वो हवेली में कम और शहर में ज़्यादा रहता था, लेकिन आज वो उसे आधी रात को अपने कमरे में क्यों बुला रहा था? मैं वहाँ नहीं आऊँगी, आप किसी नौकर को जगा दें। सुबह मेरा पेपर है और मुझे उसकी तैयारी करनी है, वानिया ने लाचारी भरे लहजे में कहा। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने सुहेल को मना किया। वो जो आत्मविश्वास से दरवाजे से बाहर जा रहा था, अचानक पलटा। उसकी आंखों में हैरानी थी। क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम आओगी या नहीं। मैंने कहा है कि किचन में सामान पड़ा है, उसे प्लेटों में निकालकर मेरे कमरे में ले आओ। मना करने का मतलब तुम जानती हो। अभी माँ को उठाकर कह दूंगा कि तुमने मुझे खाना देने से मना कर दिया। ठंडे लहजे में कहते हुए उसने वानिया के सर पर जैसे बम फोड़ दिया। वानिया की आंखों में आंसू जमा होने लगे। उसने लाचारी से जमीन पर पड़ी किताब की ओर देखा। अब तो फेल होना पक्का था। सुहेल खान कमरे से बाहर जा चुका था। बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर सर पर ओढ़ते हुए वो भी कमरे से बाहर निकल आई। रात के 2 बजे थे। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी थी। कुछ बत्तियां जल रही थी। वो गलियारों से गुजरती हुई किचन तक पहुंच गई। आधा दिन तो वो उसी किचन में बिताती थी, अब आधी रात को भी यही काम करना पड़ रहा था। नाराजगी से सर झटकते हुए उसने अलमारी से बड़े डिब्बे खोलकर देखे। शायद वो लोग किसी पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। खाने पीने का ढेर सारा सामान था। वानिया ने सावधानी से हर चीज़ अलग अलग प्लेटों में निकाली। उसका मन अपनी किताब और पेपर में उलझा था। ट्रे सजाकर वो सुहेल के कमरे की ओर चली गई। दरवाज़ा बंद था। अंदर से हल्की म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी। वानिया ने लाचारी से हाथ में पकड़ी ट्रे को देखा, फिर ट्रे जमीन पर रखकर दरवाजे पर खटखटाया। अंदर आ जाओ। सुहेल की भारी आवाज़ पर वानिया के पांव तले जमीन खिसक गई। वो उससे बहुत डरती थी। ट्रे उठाते हुए उसने मन ही मन कुछ दुआएं पड़ी और दरवाज़ा ढकेलकर अंदर घुस गई। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसके होश उड़ गए। सामने का मंजर उसके विश्वास के खिलाफ था। सुहेल खान के शानदार कमरे में वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और दोस्त थे।
जो उसकी उम्र के थे और चेहरों से उसी की तरह अमीरजादे लग रहे थे। बिगड़े हुए अमीरजादे, क्योंकि टेबल पर रखी लाल रंग की बोतल में आधी शराब पी जा चुकी थी। कमरे में सिगरेट और शराब की मिली-जुली गंध थी। गिलासों में लाल रंग का पेय था और कमरे में हल्का अंधेरा अजीब सा माहौल बना रहा था। वानिया के हाथों में ट्रे कांपने लगी। ये आप लोगों का खाना। मुश्किल से कुछ शब्द बोलते हुए उसने घबराकर ट्रे मेज पर रख दी। सामने बैठा सुहेल खान अपने मोबाइल में व्यस्त था। वाह, ये नौकरानी खूबसूरती कमाल की है यार। इतनी कम उम्र में इतनी खूबसूरती मुझसे तो नजर ही नहीं हट रही। ये कौन है? उत्साह भरी आवाज पर वानिया ने सर उठाकर देखा। वो सुहेल का कोई दोस्त था। चेहरा देखकर लगता था कि उसने आधी जिंदगी किसी विदेश में बिताई है। उसका अंदाजा वैसा ही था। सिगरेट को रागदानी में मसलते हुए वो धीरे धीरे वानिया के करीब आया। वानिया को अपना खून जमता हुआ महसूस हुआ। मैं जाऊं? उसने पलटकर सुहेल से पूछा, जो मोबाइल जेब में रखते हुए अब सर उठाकर उसे देख रहा था। कहाँ जाऊं? रात के वक्त बाकी सारे नौकर मौजूद हैं, तो तुम्हें कैसे जाने दें? हमारे साथ बैठो ना, हमारी कंपनी का मजा लो। सामने खड़े शख्स ने अचानक वानिया की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। वानिया के पांव तले जमीन खिसक गई। दूर हटे आप, ये क्या बदतमीजी है? उसने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया। उसकी सांस फूल रही थी, हाथ पांव कांप रहे थे। सामने खड़े शख्स ने हक्का बक्का अपने गाल पर हाथ रखा जहां उस लड़की ने थप्पड़ मारा था। अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं। तूने इतनी हिम्मत दिखाई? वो गुस्से से आगे बढ़ा। वानिया को सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने आंखें बंद कर ली। तभी सुहेल खान ने आगे बढ़कर अपने दोस्त को पकड़ लिया। बस कर यार, हवेली की नौकरानी है, मामूली सी है। तेरा स्तर इतना गिर गया है, जो करना है हवेली के बाहर जाकर कर। यहाँ ऐसी चीजों की इजाजत नहीं। सख्त अंदाज में कहते हुए उसने अपने दोस्त को पीछे किया। वानिया की आंखों में आंसू जमा होने लगे। उसने नफरत भरी नजर सुहेल पर डाली। वो इतना गिरा हुआ इंसान था, ये उसे आज पता चला था। उसमें हर बुराई थी, ये बात आज साबित हो गई थी। जाओ अपने कमरे में। सुहेल ने पलटकर ठंडी नजर उस पर डाली। वो तेजी से पलटी, लेकिन जैसे उसने दरवाजे का ताला खोलने के लिए हाथ रखा, सुहेल की आवाज फिर सुनाई दी। खबरदार, अगर तुमने माँ या बाबा से इस बारे में कोई शिकायत की, भूल जाओ कि मैंने तुम्हें रात को अपने कमरे में बुलाया था। यहाँ कोई नहीं आया, समझी? उसकी कड़वी आवाज सुनते ही वानिया के पूरे शरीर में नफरत की लहर दौड़ गई। ये शख्स बात करने के लायक ही नहीं था। तेजी से दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने कुछ गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ वो उसके दिल को दहलाने के लिए काफी था। हवेली में ये सब होने लगा था। सुहेल इतना गिरा हुआ था, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पेपर और पढ़ाई सब भूल गई। कमरे में आकर वो बेबसी से अपने नाखून चबाती रही। नजरें दरवाजे पर टिकी रही। उसने दरवाजे की चिटकनी लगा दी थी और सामने एक कुर्सी भी रख दी थी, लेकिन ना जाने कैसा डर था जो सारी रात उसे अपने कब्जे में रखे रहा। सुबह की रोशनी जब उस पर पड़ी तो आंखें बंद करते हुए उसने गहरी सांस ली। शुक्र था कि रात गुजर गई थी। पर वो चुपचाप किचन में चली गई। उसकी ड्यूटी शुरू होने का वक्त था। पेपर देने से पहले उसे कई काम निपटाने थे। चाचा और चाची की आवाज़ें आ रही थी। जाहिर है वो लोग जाग चुके थे। वानिया ने तेजी से उनके लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर ले गई। गुड मॉर्निंग, एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी तो वानिया के शरीर में सनसनी दौड़ गई। ये वही था। उसने नफरत भरी नजर उस पर डाली जो बेफिक्री से चाचा से मिलते हुए कुर्सी पर बैठ रहा था। तुम कब आए? बताया ही नहीं, चाचा खुशी से कह रहे थे। चाची भी अपने बेटे को देखकर खुश थी। सुहेल के होठों पर मुस्कान थी। बस शहर में ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब कम ही आता हूँ। बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ। उसकी बात पर वानिया ने नफरत भरी नजर उसकी ओर डाली। कितना झूठा इंसान था ये। चाचा मुस्कुरा रहे थे। शुक्र है तुमने अपने सारे शौक छोड़ दिए। 26 साल के हो रहे हो। मुझे खुशी है कि तुमने अपने बेकार दोस्तों से पीछा छुड़ा लिया और अब खुद को सेट कर रहे हो। बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से कर दूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोले। वानिया की नजरों में रात का मंजर घूम गया। ये झूठ बोल रहे हैं ये, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। कल रात भी अपने उन आवारा दोस्तों को हवेली में लाए थे और उन सब ने मिलकर शराब पी थी। सुहेल ने चौंक कर सर उठाया। उसे यकीन नहीं था कि टुकड़ों पर पलने वाली लड़की इतनी बड़ी बात कह सकती थी। क्या बकवास कर रही हो मेरे बेटे के बारे में? सोच समझ कर बोलो। चाची की कड़क आवाज पर वानिया की आंखों में आंसू जमा हो गए। मैं झूठ नहीं बोल रही चाची, मैंने खुद कल रात उनके कमरे में खाना पहुंचाया था। वहां उनके दोस्त थे और सब शराब पी रहे थे। उसने भी की आवाज में अपनी बात दोहराई।
सुहेल फौरन अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। चुप करो, अपनी हद में रहो। वो खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था। वानिया ने एक नज़र चाचा पर डाली, जिनका चेहरा लाल पड़ रहा था। क्या ये बात सच है? उन्होंने सुहेल की ओर मुड़कर कहा। बाबा छोड़िए इस बात को। उसने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन चाचा अचानक खड़े हो गए। मैंने तुमसे पूछा क्या ये बात सच है? तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अब अपने कारोबार पर ध्यान दे रहे हो, शराब छोड़ चुके हो और अपने आवारा दोस्तों को भी। वानिया सच कह रही है, बताओ मुझे। वो जोर से चिल्लाए। सुहेल ने लाचारी से अपने पिता को देखा। जी ये सच कह रही है, लेकिन मैं दोबारा उनसे नहीं मिलूंगा और न शराब को हाथ लगाऊंगा। उसके लहजे में हल्की सी शर्मिंदगी थी। चाचा कुछ पल तक अपने बेटे को देखते रहे, जिसने उन्हें निराश किया था। हवेली से निकल जाओ, आज के बाद यहाँ कदम मत रखना। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान शहर में है। तुम्हारे हिस्से की संपत्ति मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। ये सब तुम्हारा है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ हवेली में वापस मत आना। जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चिल्लाए। वानिया का खून सूख गया। उसे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। चाची कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुहेल अपनी जगह पर हैरान खड़ा था। चाचा अपना फैसला सुना चुके थे और अब कोई उन्हें बदल नहीं सकता था। वो पलटकर अपने कमरे की ओर चले गए। सुहेल ने खामोश नजरों से अपने पिता को जाते देखा। जब वो नजरों से ओझल हो गए, उसने पलटकर सामने खड़ी उस लड़की पर नजर डाली, जो धीरे धीरे कांप रही थी। उसकी हरी आंखों में डर और परेशानी थी। काले बालों की चोटी कमर तक आती थी। वो साधारण कपड़ों में थी। सुहेल ने एक कड़वी नजर उस पर डाली। उसे उस लड़की से बहुत नफरत हुई। अगले ही पल वो मुड़कर हवेली से बाहर निकल गया। वो नाराज था, ये सभी जानते थे। कमबख्त लड़की, मेरे घर को उजाड़ दिया। सांप को दूध पिला रही थी मैं। क्यों बताया अपने चाचा को? सच छुपा लेती। लेकिन तू तो यही चाहती थी ना बदमाश। चाची उसे मारते हुए गालियां दे रही थी। वानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब वो नहीं चाहती थी, लेकिन ना जाने कैसे हो गया। उसे खुद भी इस बात का गुस्सा था कि इसका खामियाजा उसे कैसे भुगतना पड़ा। वो आखिरी पेपर था जिसे देने की उसे इजाज़त नहीं मिली। नतीजा ये निकला कि उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। सुहेल खान कभी हवेली वापस नहीं आया, लेकिन हवेली की दीवारें वानिया के लिए और सख्त हो गई। चाची उससे जानवरों की तरह काम लेने लगी। चाचा तो जैसे अपने खोल में समा गए। उन्होंने दोबारा सुहेल का नाम तक नहीं लिया। वो कहाँ था ये वानिया भी नहीं जानती थी, लेकिन तब तक जब तक वो सर्द रात नहीं आई। उस रात चाची ने उसे सर पर बम फोड़ा। वो सारा दिन कपड़े धोने के बाद अपने ठंडे पड़ते शरीर को लिए अपने स्टोर जैसे कमरे में बैठी थी। तभी जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। वानिया का दिल दहल गया। उसने सर उठाकर देखा तो दरवाजे पर चाची खड़ी थी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह तिरस्कार और सख्ती थी। चलो, तुम्हारे चाचा बुला रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उसकी बाह पकड़ ली। वानिया को हैरानी हुई। चाचा ने उसे आखिरी बार कब बुलाया था उसे याद भी नहीं था, लेकिन विरोध करना उसकी आदत में नहीं था। चुपचाप चाची के साथ घसीटते हुए वो कमरे से बाहर चली आई। चाची उसे सीधे हवेली के बड़े लाउंज में ले गई। आसपास सन्नाटा था, शायद सारे नौकरों को वहां से भेज दिया गया था। सामने वाले सोफे पर सिर्फ चाचा बैठे थे, गहरी सोच में डूबे। उनके सामने कुछ कागज और एक फाइल पड़ी थी। मेज पर उनका मोबाइल भी रखा था, जिसकी स्क्रीन चमक रही थी। शायद वो कुछ देर पहले किसी से बात कर रहे थे। चाची ने उसे सोफे पर पटक दिया। चाचा की मृदा में कोई बदलाव नहीं आया। वानिया का सांस रुकने लगा। वो पूछना चाहती थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया, लेकिन तभी वो चौंक पड़ी। हवेली के बाहर से लाउंज के दरवाजे से कोई अंदर आ रहा था। सफेद शलवार कमीज और कांधों पर लटकी भूरी शॉल। वो सुहेल खान था। पिछले 2 सालों में वो पहले से भी ज्यादा आकर्षक हो गया था, लेकिन एक चीज वैसी ही थी, उसके चेहरे की गंभीरता और आंखों में पथरीले भाव। वानिया अपनी जगह पर जड़ हो गई। सुहेल के सामने आते ही चाचा अचानक खड़े हो गए। मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे बुलाने पर आओगे, लेकिन शुक्र है तुम में थोड़ी सी शर्म बाकी है। बैठ जाओ। उनकी सख्त आवाज पर सुहेल चुपचाप सामने वाले सोफे पर बैठ गया। क्यों बुलाया है मुझे बाबा? वो उसी ठंडे लहजे में बोला। वो वानिया के बराबर वाले सोफे पर बैठा था। उसकी मौजूदगी से वानिया के शरीर में सिरहन दौड़ रही थी। मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता था, ना ही सारी जिंदगी तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। मैंने तुम्हें दुनिया की हर सुख सुविधा दी, अपने रिश्तेदारों से मुंह मोड़ लिया ताकि मुझे किसी की मदद ना करनी पड़े। सारा धन दौलत संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी, और तुमने बदले में क्या किया? बुरी संगत में पड़ गए, बेकार दोस्त बना लिए। अच्छी शिक्षा के बावजूद तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया। चाचा की आवाज में कड़वाहट थी। सुहेल ने अपने होठ बीच लिए। बाबा, मैं वो सब छोड़ चुका हूँ। क्या आपने मुझे वो सब याद दिलाने के लिए बुलाया है?
उसकी आवाज़ में सख्ती थी। शहनवाज खान ने सर झटका। झूठ मत बोलो, मुझे आज भी फारूकी ने बताया कि तुम अपने शहर वाले फ्लैट में लड़कियां बुलाने लगे हो। पहले नैतिक बुराइयां थी, अब ये काम भी शुरू कर लिया तुमने। तुमने शहर में अपना बड़ा कारोबार सेट कर लिया है और अब तुम्हें बूढ़े माता पिता की बात सुनने की जरूरत ही क्या है। उनकी आवाज में कड़वाहट बढ़ गई। सुहेल ने अपनी मुठ्ठियां बींची। अगर आपको मेरी बात के बजाय एक मामूली नौकर की बात पर यकीन है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अगर आपको यही कहना था तो मैं जा रहा हूँ। वो अचानक खड़ा हो गया। शहनवाज खान ने उसे तेज नजरों से घूरा। वापस बैठ जाओ। आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरे जनाजे को कांधा देने की इजाजत मिले तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस निकाहनामे पर दस्तखत कर दो। चाचा की बात पर सुहेल चौंक पड़ा। कैसा निकाहनामा? मुझे क्यों बुलाया है? साथ बैठी वानिया ने अविश्वास से सर उठाकर चाचा को देखा। सुहेल के निकाह में उसका क्या काम था? उसके अंदर खतरे की घंटियां बजने लगी। मैं तुम्हारा निकाह वानिया के साथ कर रहा हूँ। तुम्हारी हरकतों की वजह से कोई अपनी बेटी तुम्हें देने को तैयार नहीं। मैं अपना आखिरी कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। वानिया की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। तुम्हारी शादी कर दूंगा तो तुम्हारे बोझ से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद तुम आज़ाद हो, जो मर्जी करो। उनकी आवाज़ में कड़वाहट थी। सुहेल ने पलटकर एक सुलगती नज़र वानिया पर डाली, जो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। आपको लगता है कि इस लड़की को मेरे साथ शहर भेजकर आप मुझे नेक और शरीफ बना देंगे? जब मैं कह चुका हूँ कि मैंने वो सारी हरकतें छोड़ दी है तो आपको क्या दिक्कत है? वो झुंझला गया। शाहनवाज खान ने सामने पड़ी फाइल उठाकर उसके सामने फेंक दी। दस्तखत करो। वानिया को पर जैसे किसी ने उबलता लावा उधेल दिया। खुले दरवाजे से कोई अंदर घुस रहा था। वो मौलवी साहब थे और उनके साथ हवेली के कुछ नौकर भी थे। सुहेल ने सख्ती से अपनी मुठ्ठियां बींची। बाबा, आप ये सही नहीं कर रहे। लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। शहनवाज खान फैसला कर चुके थे। सुहेल की ओर बढ़ते हुए उन्होंने सख्ती से फिर कहा कि दस्तखत करो। एक नफरत भरी नजर वानिया पर डालते हुए उसने तेजी से झुककर दस्तखत कर दिए। अब तुम साइन करो, उन्होंने उसी रूखे अंदाज में वानिया से कहा। वो कांपने लगी। मना करने की हिम्मत उसमें थी ही कहाँ। वो उनके टुकड़ों पर पली थी। अगर वो अपने बिगड़े बेटे को सुधारने का जिम्मा उसे दे रहे थे तो वो मना करने वाली कौन थी? वानिया को भयंकर लाचारी महसूस हुई। कांपते हाथों से पेन उठाकर उसने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। मैं चलता हूँ। गुस्से को दबाते हुए सुहेल अचानक खड़ा हो गया। शहनवाज ने सर उठाकर देखा। अकेले कहाँ जा रहे हो? वानिया को साथ लेकर जाओ। जाओ, तुम अपना सामान ले आओ। उन्होंने आखिरी जुमले में वानिया से कहा। वो चुपचाप अपनी जगह से उठ गई। उसके कदमों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस हवेली से भागकर कहीं दूर चली जाए। उस पत्थर जैसे शख्स के साथ शादी और उसके साथ रहने का ख्याल ही उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों से वो अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसका कांधा पकड़ा। वो घबराकर पलटी। चाची ने जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। सुहेल, मेरा इकलौता बेटा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुझ जैसी नीच लड़की को उसके साथ भी आऊंगी, लेकिन तुम्हारे चाचा ने फैसला कर लिया है। याद रखना, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उस घर में रहकर सुहेल को गलत कामों से रोकना। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं खुद उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से कर दूंगी। वैसे भी सुहेल को तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। चाची के लहजे में नफरत और कटाश था। वानिया खामोश नजरों से उन्हें देखती रही, फिर पलटकर बाहर निकल गई। सामान, कपड़े, किताबें सब हवेली में रह गया। जब वो सुहेल की काली गाड़ी में बैठी तो उसके पास सिर्फ एक दिल था और आंसुओं से भरी आंखें। लेकिन साथ बैठे उस पत्थर जैसे शख्स को इसकी परवाह कहाँ थी। बेरुखी भरे अंदाज में गाड़ी चलाते हुए वो लगातार ड्राइव कर रहा था। शहर पहुंचते ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। वानिया भी अपनी ओर दरवाजा खोलकर नीचे आई। वो जो आगे जा रहा था अचानक पलटा। इस घर में तुम्हारी हैसियत किसी नौकर से ज्यादा नहीं। सारे नौकरों को मैं हटा दूंगा। आज से घर का हर काम तुम करोगी। खाना तुम पकाओगी, कपड़े तुम धोगी और बाकी हर काम भी। मेरी बीवी बनकर रहने के बावजूद जो सपने तुमने सजाए हैं उन्हें अपनी आंखों से नोच कर फेंक दो, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। सालों पहले तुमने मेरे पिता की नजरों में मुझे बेइज्जत किया था। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुमसे इसका बदला लेता रहूंगा। चबा चबा कर कहते हुए उसने जैसे उसे मौत का फरमान सुना दिया था। वो खाली दिल और खाली मन लिए खुले आसमान तले खड़ी रह गई। सुहेल ने जैसा कहा वैसा ही किया। वो सुबह से रात तक काम करती रहती। सोने के लिए भी उसे नौकरों के कमरे में जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोना पड़ता था। सुहेल उसे घर में छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था कि अगले 3 दिन तक वापस नहीं आया। और जब आया तो उसने अपने कमरे में घुसती वानिया को देखकर अपने गुस्से पर काबू ना रख पाया। गाड़ी एक झटके से घर के सामने रुकी
तो वानिया होश में आई। कुछ ही देर में उसने अतीत से वर्तमान का लंबा सफर तय कर लिया था। अविश्वास से उसने साथ बैठे सुहेल को देखा, जिसके चेहरे पर वही गंभीरता थी। गाड़ी के पीछे शॉपिंग बैग्स का ढेर था जो उसने वानिया के लिए खरीदा था। न जाने ये सब क्या था। गहरी सांस लेते हुए वो गाड़ी से उतर आई। शाम 7 बजे तक तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, गंभीर आवाज में कहते हुए वो घर से किसी कोने में गायब हो गया। नौकर कपड़ों के थैले उठाकर अंदर ले जा रहा था और वो खाली नजरों से उसे देखती पीछे चली आई। वो 7 बजे से पहले ही तैयार होकर उसका इंतजार करने लगी ताकि देर होने पर वो नाराज ना हो। लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहने, हल्का सा मेकअप किए, वो शीशे में अपने अक्स को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि वो इतनी सुंदर है। जरा सी सजावट ने उसे एक अलग ही रूप दे दिया था। नौकर ने आकर उसे बाहर आने को कहा। नीचे पोर्च में सुहेल अपनी गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। वो बारीक हील में धीरे धीरे चलते हुए उसके बराबर आकर बैठ गई। सुहेल ने एक तेज नजर उस पर डाली और एक पल के लिए जैसे समय ठहर गया। वो कुछ सेकंड तक अपनी नजरें उससे हटा नहीं सका। काजल में डूबी हरी आंखें, खूबसूरत हेयर स्टाइल में बंधे बाल और गोरे शरीर पर लाल साड़ी। वानिया ने पलटकर उसे देखा। सुहेल के चेहरे पर अलग तरह के भाव थे। चलो, वो बुरी तरह घबरा गई। सुहेल ने नजरें चुराई। हाँ चलो, गंभीरता से कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते वो खामोश रहा और वानिया खिड़की से बाहर देखती रही। वलीमे की दावत बहुत शानदार थी। शहर के मशहूर होटल में केफ उनका इंतजार कर रहा था। सुहेल को देखते ही वो खुश हो गया। शुक्र है भाई तू घर से निकला। वैसे भाभी तो बहुत खूबसूरत है। इतनी हसीन बीवी के होते दोस्तों को तो बताना बनता था। वो बेपरवाह हंसते हुए बोला। सुहेल ने एक नज़र वानिया को देखा जो शर्मा रही थी। वो चुपचाप केफ के साथ आगे बढ़ गया और वानिया कुछ देर तक इधर उधर देखती रही। उसे घबराहट हो रही थी। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। चुपचाप वो एक कुर्सी पर बैठ गई। आप सुहेल भाई के साथ आई है ना? उनकी पत्नी है। एक बहुत खुश मिजाज लड़की उनके पास आकर बैठी। वानिया ने चौंककर सर उठाया और हाँ में सर हिला दिया। आप बहुत भाग्यशाली हैं। सुहेल भाई बहुत हैंडसम हैं। दोस्तों के सर्कल में उनकी पर्सनालिटी सबसे शानदार है। उन्होंने आपको बताया होगा ना कि लड़कियां उन पर कितनी मरती हैं। लेकिन सुहेल भाई की तारीफ करनी होगी। आज तक उन्होंने किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखा और शादी की तो अपनी पसंद से, और वो भी इतनी अचानक। हम तो सब हैरान रह गए थे। वो लड़की लगातार बोलती जा रही थी। वानिया को अजीब सा एहसास हुआ। ओहो, मैंने अपना परिचय दिया ही नहीं, लड़की ने कहा और अपना नाम इनाया बताया। वो सुहेल के किसी दोस्त की पत्नी थी। वानिया चुपचाप सुहेल को देखती रही जो अपने अलग अलग दोस्तों से मिल रहा था। उसके हर अंदाज में शालीनता थी और उसकी पर्सनालिटी वाकई प्रभावशाली थी। वो सबकी नज़रों का केंद्र बन रहा था। वानिया ने महसूस किया कि कई लड़कियां उससे बात करने को बेताब थी, लेकिन वो गंभीरता से सर हिलाकर आगे बढ़ जाता था। उसे उसमें कोई खराबी नजर नहीं आई। शायद वो वाकई सब कुछ छोड़ चुका हो, ये ख्याल उसके दिल में आया। लेकिन अगले ही पल दूसरा ख्याल आया। कुछ भी हो, वो मुझसे नफरत करता है। इस ख्याल ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। कड़वाहट से सर झटकते हुए वो सामने बैठी लड़की की बातों में ध्यान देने लगी। दावत के अंत तक उसने कई लोगों से सुहेल की तारीफें सुनी। उसे अंदाजा हो गया था कि वो अपने सर्कल में बहुत लोकप्रिय है। रात ढलने पर उनकी वापसी हुई। सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने इतनी जल्दी शादी क्यों की। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मेरे पिता ने जबरदस्ती मुझसे तुमसे शादी करवा दी। गाड़ी चलाते हुए वो ठंडे लहजे में बोला। वानिया ने चौंककर उसकी ओर देखा। सुहेल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने शादी के लिए नहीं कहा था। चाचा ने मुझे जबरदस्ती निकाहनामे पर दस्तखत करवाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने किए। मैं उनके टुकड़ों पर पलकर बड़ी हुई हूँ। उनके एहसानों के बदले मैं मना नहीं कर सकती थी। मजबूरन मुझे ये रिश्ता कबूल करना पड़ा। कड़वाहट से कहते हुए वो खिड़की से बाहर देखने लगी। वो जाने बगैर कि सुहेल उसकी बात पर एक पल के लिए खामोश हो गया था, तो फिर शादी से मना क्यों नहीं किया? उसने गंभीरता से पूछा। वानिया कुछ पल तक चुप रही। क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। आप मेरे साथ जो भी सलूक करें मैं खुशी से कबूल कर लूंगी। आखिर आपके माता पिता ने मुझे पाला है। उसके लहजे में थकान और लाचारी थी। सुहेल ने पलटकर कुछ सेकंड तक उसे देखा। वो सीट की पीठ से टेक लगाए किसी और ही दुनिया में खोई नजर आ रही थी। सुहेल के दिल में अफसोस जागने लगा। अपने ख्यालों को दबाते हुए वो गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते ही वो उतरकर अपने कमरे की ओर चला गया। वानिया कुछ देर तक वहीं बैठी रही, फिर दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। पत्नी का रोल खत्म हो गया था। अब उसे अपनी हैसियत में वापस आना था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। वो चुपचाप उसी कमरे में चली गई जहां वो कई रातों से सो रही थी।
ये किसी नौकर का कमरा था जहाँ जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोना पड़ता था। गहरी सांस लेते हुए उसने दीवार के पास रखी मेज से बिस्तर उठाया और जमीन पर बिछाने लगी, लेकिन लेटने से पहले कपड़े बदलना जरूरी था। उस मेकअप और चमकती साड़ी में वो रात भर नहीं सो सकती थी। कुछ देर तक वो उंगलियां चटकाती रही। क्या करूं, कमरे में जाकर कपड़े लाऊं या नहीं? कल का जोड़ा भी उसी के वॉशरूम में टंगा था। वानिया ने लाचारी से आंखें बंद की। जाना तो था ही। दिल मजबूत करके वो कमरे से बाहर निकल गई। सुहेल के कमरे का दरवाजा बंद था। शायद वो सो चुका था, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? वो मन ही मन उलझ रही थी। धीरे से दरवाजे पर खटखटाकर वो अंदर घुसी। सुहेल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ, धीरे से कहते हुए वो उसके पास से गुजरकर वॉशरूम की ओर जाने लगी। तभी अचानक उसे अपनी कलाई पर किसी की पकड़ महसूस हुई। वो झटके से पलटी। सुहेल उसके सामने खड़ा था। वानिया समझ नहीं पाई कि उसके चेहरे पर कैसे भाव थे। मैं सिर्फ अपने कपड़े लेने आई हूँ, अभी चली जाऊंगी, वो मुश्किल से बोली। सुहेल ने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। अगर तुम एहसान फरामोश नहीं हो तो जिस काम के लिए हवेली वालों ने तुम्हें यहाँ भेजा है वो करती क्यों नहीं? मेरी जासूसी करो ना। मेरे घर वालों को फोन करके बताओ कि मैं एकदम बदचलन और आवारा इंसान हूँ। शराब पीता हूँ, लड़कियों को घर बुलाता हूँ। मुझ जैसी औलाद को तो घर से निकाल देना चाहिए। दौलत है तो मोहब्बत और बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? वो कड़वे लहजे में बोल रहा था। उसके लहजे में ना जाने कितने सपनों के टुकड़े बिखर गए थे। वानिया ने हैरानी से उसे देखा। जिस दिन बाबा ने मुझे हवेली से निकाला था उस दिन तक मैं वाकई वैसा ही था जैसे वो मुझे समझते थे। आवारा, शराबी और न जाने क्या क्या। ये कारोबार मेरे लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था। मैं रिश्तों को कुछ नहीं समझता था, लेकिन हवेली से निकल जाने पर मुझे एहसास हुआ कि ठुकराया जाना कैसा होता है। हर वो चीज़ जो मैं पहले बख्शी करता था मुझे उससे घृणा होने लगी। शराब मेरे लिए जहर बन गई और बाकी हर बुराई करते हुए मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी। नतीजा ये हुआ कि मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ रहने पर गर्व करते थे खुद ब खुद मुझे छोड़ गए। शराब छूटी तो बाकी सारी बुराइयां भी छूट गई। मैंने कारोबार पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन मैं मुस्कुराना भूल गया। मैंने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद किया था। उसे ठीक करना मुझे नहीं आता था। हाँ, बस मुझे एक चेहरा याद था, तुम्हारा चेहरा। तुमने मुझे उस घर से निकलवाया था। मैं तुमसे बहुत नफरत करता था, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि अगर उस दिन तुमने सच नहीं बोला होता तो मैं कभी भी नहीं बदलता। मेरी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती। मैं बदल गया, लेकिन बाबा को कभी मेरा यकीन नहीं आया। वो हमेशा उन नौकरों से मेरे बारे में पता करते हैं जो ना उनके वफादार हैं ना मेरे। इसीलिए वो हमेशा मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। और 2 साल बाद जब बाबा ने मुझे घर बुलाया तो किस लिए? तुमसे निकाह करने के लिए, ताकि तुम उन्हें बता सको कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। शायद इस तरह उन्होंने मेरा फर्ज अदा कर दिया। वो फीकी सी हंसी हंसा। वानिया की आंखों में आंसू जमा होने लगे। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि आपकी दिन भर की खबर चाचा को देती रहूं। आप क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर आप बदल चुके हैं तो फिर मैं आपको परेशान क्यों करूं? मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। वो फीकी सी हंसी हंसकर बोली। सुहेल ने गौर से उसका जायजा लिया। उसकी हरी आंखों से 2 आंसू फिसलकर गालों पर बिखेर गए। सुहेल के दिल को कुछ हुआ। वो इस लड़की से इतनी नाजायज नफरत क्यों करता था? धीरे से आगे बढ़कर उसने वानिया का चेहरा ऊपर किया। वो खामोश रह गई। मेरा अतीत अगर दागदार है जो तुम्हें तकलीफ देता है, मैं जानता हूँ कि माँ का व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था और मेरा व्यवहार भी तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं रहा। मैंने तुम्हें एक बेकार चीज़ से ज़्यादा कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन आज तुम्हारे साथ इस दावत में जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुमने मुझे पूरा कर दिया है। मैं जो एक अधूरा इंसान था, अपने अतीत को छिपाने में लगा रहता था, तुम्हारे साथ ने मुझे इतना साफ बना दिया कि लोगों की नज़र में मेरी अहमियत बढ़ गई। शायद ये उस रिश्ते का असर है जो मेरे और तुम्हारे बीच है। क्या हम अपने अतीत को भूलकर आगे नहीं बढ़ सकते? वो उसकी आंखों में झांकते हुए भावुक लहजे में बोल रहा था। वानिया को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई। पलके झपकाकर उसने कई आंसू अपने अंदर समेट लिए। सामने खड़े भूरी आंखों वाले उस शख्स के चेहरे पर कोमल भाव थे, जैसे वो स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा में हो। वानिया कुछ पल तक उसे देखती रही। वो खुद क्या थी? बस वाकई एक बेकार चीज जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। अगर सामने खड़ा शख्स उसे खुले दिल से स्वीकार कर रहा था, उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे रहा था, तो वो मना क्यों करे? वानिया के होठों पर मुस्कान फैल गई। सुहेल ने भी अविश्वास से उसे मुस्कुराते देखा। थैंक यू। धीरे से उसके हाथों को अपने होठों तक ले जाते हुए वो भावुक होकर बोला। वानिया ने मुस्कुराकर सर झटका।
मैं अपने कपड़े लेने आई थी, मुझे बहुत नींद आ रही है। धीरे से कहते हुए वो खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन सुहेल का अब ऐसा कोई इरादा नहीं था। धीरे से उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसने उसे अपने करीब किया। ये कमरा, ये शख्स, ये दिल, अब हर चीज़ तुम्हारी है। तुम्हें यहाँ से कहीं और क्यों जाना है? वो धीरे से सवाल कर रहा था, जिसके जवाब में वानिया के पास सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के सिवा कुछ भी न था। उसके सीने में मुंह छुपाते वानिया ने जैसे अपने आप को उसके हवाले कर दिया था, और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे में समा गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।